क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 है आज। कानून और सामाजिक न्याय क्लास 8 का 9 चैप्टर है एनसीईआरटी सीरीज में। आज कानून और सामाजिक न्याय के बारे में इस चैप्टर में बताया है। हमने क्लास 7th में कक्षा 7 के अंदर बाजार में कमीज के बारे में पढ़ा था। बाजारों की एक श्रृंखला किस तरह से कपास के उत्पादक को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ कर देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय और विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग बाजार में शोषण के शिकार हैं। उचित बर्ताव नहीं होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वह मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार किस कानून का यूज करती है, कौन सा कानून बनाती है? इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। अब इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पर बाजार की एक आम स्थिति को देखें तो जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूर और उनका हक नहीं देते, कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर कानूनी लगता है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनका वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता, उत्पादक और तीनों के संबंध को इस तरह संचालित किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, कोई भी नागरिक किसी चीज से वंचित ना रह जाए, सबको उनका पूरा मेहनताना मिल जाए। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर हैं। ये यहाँ पे चित्र भी इन्होंने दिया है। बिजली में चलने वाले कार्गो के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण 1980 और 90 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल में बंद हो गए। पावरलूम बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं और यहाँ 4 से 6 कार्गो की छोटी एक इकाई लगी थी। इन कार्गो के मालिक खुद उन पर काम करते थे और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कार्गो में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। कार्य स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि इनमें बताया गया है कुछ के पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। कानून है पहला कि न्यूनतम मेहनताना कानून, जिसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दिया है। तो एक कानून ये बनाया गया। इस कानून को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते, इसलिए मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है पर काम को लिए वो मना कर देते हैं, सौदेबाजी भी नहीं कर सकते हैं और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को फिर तैयार हो जाते हैं। कानून किसके हित में लाया गया था? यह कानून सारे मजदूर, खास तौर पर खेत मजदूर और निर्माण मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, घरेलू नौकर आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून है ये। अब इसमें और भी बताया कि कार्य स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून बनाए गए हैं, जैसे चेतावनी देना, अलार्म बजना, आपातकालीन द्वारा आदि सही ढंग से काम कर रहे हों। तीसरा इन्होंने बताया चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, बताने वाले कानून है। उदाहरण के लिए देखें तो विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जरूरी चीज़ों जैसे कि चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों में को नियंत्रण में रखने वाले कानून हैं। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में
प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। या कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून हैं। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून है। इस तरीके के कानून या नागरिकों के लिए बनाए गए कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार का काम है कि कानून को लागू भी करे। इसका मतलब यह है कि कानून लागू किया जाना बहुत जरूरी है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण से समझें तो प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें बहुत सारे कानूनों को जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ। उदाहरण के लिए देखें तो शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने, बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहार में तो कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में इन्हीं सवालों के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई तो इसमें 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का एक कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। और 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक गैस रिसने लगी और यह बेहद जहरीली गैस होती है। इसके रिसने के बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चों की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। अगली सुबह क्या यहाँ पे केस होता है कि 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इस तरीके से ये यहाँ पे कार्बाइड जल गई थी। सामूहिक अंतिम संस्कार का एक यहाँ पे ये दिया गया है। सामूहिक अंतिम संस्कार करने से जो जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग हैं, ये गरीब और कामकाजी परिवारों के ही लोग होते हैं। उनमें लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर सांस विकारों, आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में यही दिखाया गया है। इस लड़की का उदाहरण दे करके, एक लड़की है जरा सी, इसे भी यहाँ पे गैस से ये बुरी तरह से बच्चा यहाँ पे प्रभावित हुआ है। एक और है यहाँ पे, ये तबाही है यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन है। जब ये त्रासदी हुई, तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी में बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल भी हुए थे। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि ये इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ
दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई दबाव नहीं किया। अब गैस राहत मंत्री से बात करते हैं। गैस पीड़ित लोग हैं। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे, जिसमें वहां का पानी दूषित हो गया। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। वर्ड्स द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर स्टॉप लुक एट इट। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में संवेदना व्यक्त करी है। यह यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे हैं। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया गया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है, इसके बारे में क्या पता। लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या वो कंपनी के मालिक कहते हैं, हाँ, अगर आप भोपाल के महान विनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना खोला था। विदेशी कंपनियों के भारत आने का कारण यह सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम करते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं करता है या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कारखानों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 ही रह चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई, लेकिन मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर पर पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे पश्चिम वर्जीनिया की बात है, अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाज के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा था। इस बारे में इस पार्ट में यहाँ पे भारतीय मजदूर का मूल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मजदूर आ जाता है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन है कि कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही तो सरकार क्या कर रही थी। पहली बार भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा कि उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए।
ताकि रोजगार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाएं। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे, जब तक कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे थे और लोग मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानून और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई थी। अब इस चीज का हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या असर पड़ता है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या क्या कानून इसको देखते हुए बनाए गए। 1984 में जब पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे, तो इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बल्कि ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा हुआ, बल्कि उससे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख लोग ऐसे कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताते हुए कुछ फैसले लिए गए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य ने 1991 के एक मुकदमे में स्वच्छ न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण को अगर हम देखें तो हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। जैसे कि आदेशों में लोगों को रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इनको कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही। ये इलाके प्रदूषित होने लगे। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर ताजा अनुसंधानों से बात सामने आई कि मध्यम वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों का पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है,
वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहे। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों से ज्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे, उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। इस पर्यावरण की प्रदूषण की जो ये घटना है, इन सबको अगर हम देखें तो हमें यही बात समझ में आती है कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोग गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं लोग। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मजदूरों को कम मेहनताना भी देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते और पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोके, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाना चाहिए बल्कि उसे लागू भी करवाना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो तो उसको सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए, तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा से सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए जब दबाव डाला और न्यायालय ने भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग मांगा। इस अध्याय में हमने इसी बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों के क्षेत्र में भी अभी हालात काफी खराब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। ये यहाँ पे दिया गया है इसी चैप्टर में। बस